हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट इशू कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम इक्विटीज से पैसा रेज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में क्या है कि अगर आपकी कंपनी जो है बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रही है जिसके कारण आपका जो फिक्स्ड जो कैश पेमेंट है वो कवर हो रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ बाकी पैसा भी बच रहा है, फिर तो आप डेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। अगर आपका जो नॉर्मल बिजनेस है, ऑपरेशंस है, उसके लिए भी पैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा है, जैसे फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने होते हैं, फर्नीचर मशीन वगैरह खरीदने होते हैं, तो उसके लिए भी पैसा है, या डेट सर्विस जैसे इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पा रहे हो, अगर इतनी पेमेंट कर पा रहे हो तो फिर तो आप डेट यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो फिक्स्ड पेमेंट जैसे कि इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए पैसे नहीं हो रहे, तो आप उस टाइम पे डेट यूज़ ना करो, उस टाइम पे आप इक्विटी ही यूज़ करो। दूसरा पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है कि ये आपको बताएगा कि इंटरेस्ट और टैक्स को आप कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो है आपके पास कितने प्रॉफिट होने चाहिए, कितना पैसा ऑन होना चाहिए जिसके कारण आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट होगा और डिवाइड कर देंगे। अगर ये रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपका जो रिस्क है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर पा रहे हो। अगर रेशियो आपका एडुकेट मेजर में नहीं आता, ठीक है, तो अगर जो है आपके पास पैसा कम बचता है, ठीक है, फिर तो डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर इक्विटी ही इशू करो। उस टाइम पे जो पैसा आपके पास बचेगा तब जाके आप कोई और भी काम करोगे, क्योंकि बहुत सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं करनी, आपने और भी काम करने हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेकर चलना। उसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अगर कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो इस पॉइंट में जो था ICR में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में छूट जाता है, तो वो कवर करेगा आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें है क्या? तो इसमें जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता है ऑपरेशन से वो, और जो कैश रिक्वायर्ड मतलब सर्विसेज के लिए चाहिए, जैसे कि डेट के लिए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, जैसे प्रॉफिट, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है आपको कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो, उसमें प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, उसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट, उसमें प्लस करोगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइड करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह जो भी कुछ होगा, तो उसको डिवाइड जब करोगे तो आपको ये एक रेशो बताएगा। तो जब हायर DSCR क्या करेगा, ये क्या कहता है कि आप अपने जो कमिटमेंट आपने की है एज अ कंपनी, आपने जो भी कमिटमेंट की है तो वो आप पूरा कर सकते हो। अगर ज़्यादा है रेशियो तो उस केस में आप डेट यूज़ कर सकते हो, डेट आप हायर रख सकते हो अपने इक्विटी के साथ। ध्यान रखना, ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे कि डेट ज़्यादा रखें या इक्विटी ज़्यादा रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और वैसे अगर आपका रिटर्न अच्छा खासा है, ठीक है, कि आप जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो अच्छा खासा है, तो फिर आप डेट के साथ जा सकते हो। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, कि आप कह रहे हो कि भाई पैसा कम मिल रहा है, तो वैसा वो आप यूज़ नहीं करोगे। ये सिंपल पॉइंट था। उसके बाद आ जाता है डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। देखिए, सिंपल सी बात है, जो बोरो अगर करोगे तो शायद अगर लोअर रेट अगर मिल रहा है आपको, ठीक है, तो आप डेट ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जो कर्जा उठा रहे हो आप लोअर रेट पे ही उठा रहे हो। अगर लोअर रेट पे मिल रहा है तो वैसे आप डेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अगर हायर रेट पे मिल रहा है तो आप ना यूज़ करो डेट को। टैक्स रेट, अब जो बोरो की करेंगे उसका मान लो कि 10% का इंटरेस्ट है और टैक्स रेट है 30% का, तो फिर भी आपको जो टैक्स कॉस्ट पड़ रहा है डेट का वो 7% ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हायर द टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है
तो आप या मतलब इसको समझ सकते हो कि डेट यूज कर सकते हो उस टाइम पे। अगर आप टैक्स रेट आपका कम है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वहां पे आप डेट यूज ना करो, वहां पे आप इक्विटी ही यूज करो। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए स्टॉक ओनर्स जो हैं वो हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेट ऑफ रिटर्न है उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। इसलिए कंपनी भी क्या करती है, अगर मान लो उन्होंने डेट को इंक्रीज किया तो उनके लिए ये एक फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा कि जो भी रिस्क वगैरह है अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही फेस करने पड़ेंगे। तो उनकी जो डिजायर है कि भाई उनका जो ईपीएस बढ़ेगा, तो वो ईपीएस नहीं बढ़ पाएगा। अगर यहीं पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ डेट इज यूज्ड बियॉन्ड द पॉइंट, अगर एक हद तक ठीक है कि आप डेट यूज कर रहे हो, बट उससे ज्यादा अगर डेट यूज कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका जो ईपीएस है इंक्रीज करने के बजाय वो डिक्रीज होने लग जाएगा, और इस वजह से शेयर होल्डर अपना जो है ट्रस्ट खो देंगे और वो आपका शेयर्स बेच देंगे, जिसके कारण आपकी जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेट भी एक हद तक ही यूज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या है कि जो आप रेज करने वाले हो फंड को, जैसे कि पब्लिक इशू करोगे शेयर्स को, डिबेंचर्स को, तो वहां पे कोई ना कोई खर्चा जाएगा। जबकि अगर आपने फाइनेंशियल लोन ले लिया तो वहां पे कोई अलग खर्चा नहीं है, वो प्रोसीजर को ही काउंट करेंगे, सिंपल। और इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट जहां पे आपका कम लगे तो वो पैसा, ऑब्वियस है आप पैसे को ही देखोगे कि पैसा कहीं ना कहीं से मिल जाए। अगर पैसे रेज करने में जो खर्चा आ रहा है वो अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, तो आप उस चीज को इन्वॉल्व नहीं करोगे। उस चीज में क्या है कि आप सिंपल लोन ले लोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उसमें खर्चा नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, इशू करने पे, शेयर और डिबेंचर इशू करने पे आपको खर्चा जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने पे आपका किसी भी तरीके का खर्चा नहीं जाएगा। तो आप फाइनेंशियल लोन ही लोगे किसी इंस्टीट्यूशन से। रिस्क कंसिडरेशन, जो यूज डेट है वो एक फाइनेंशियल रिस्क होता है बिजनेस के लिए। और क्यों? क्योंकि अगर पैसा ना आए तो इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करोगे, और एक टाइम पीरियड के बाद आपको फिर फाइनेंशियल चार्जेस भी पड़ेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ इक्विटी में नहीं होता। तो रिस्क कंसिडरेशन में अगर आप देखो तो डेट एक रिस्की एलिमेंट है, रिस्की सिक्योरिटी है, और इक्विटी उसका रिस्क फ्री है, या रिस्क फ्री तो नहीं कहूँगा बट कम रिस्क है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फर्म यूज करती है डेट फुल पोटेंशियल पे, ठीक है, तो वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप और भी ज्यादा डेट यूज नहीं कर सकते। इस सर्कमस्टांस में आप फ्लेक्सिबली थोड़ा सा डेट और थोड़ा सा जो है वो इक्विटी के साथ चल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। अगर आप अपना कंट्रोल नहीं देना चाहते, लोगों में बांटना नहीं चाहते, तो आप डेट यूज करो। अगर आप अपना कंट्रोल देना चाहते हो तो आप इक्विटी यूज करो। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कंपनी के ऑपरेशन है वो एक लॉ के तहत किए जाते हैं, जैसे शेयर डिवेंचर के लिए सेबी बना हुआ है। जबकि अगर बैंक से लोन लेना लेना है आपने, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो उसकी अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीजर भी जो है वो चॉइस कर सकती है, या आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा जो है वो पैसा रेज करने का तरीका आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद आ जाता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट में अगर बुल है, मतलब प्राइसेस ज्यादा है, मतलब है, तो वहां पे इजीली सोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अगर वहीं पे बियरिश है, बियर वाला जो सिस्टम है, तो वहां पे इक्विटी कैपिटल से पैसा रेज करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे आप डेट यूज करके पैसा रेज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो कॉम्बिनेशन डेट और इक्विटी का सेम कंपनी या सेम इंडस्ट्री के लिए आप कंपेयर कर लेते हो तो किसी दूसरे के साथ, मान लो आपके जो कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े का बिजनेस किसी और का भी है, किसी और इंडस्ट्री या कंपनी का भी है, तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये भी डिपेंड करेगा। आप उसको, उसकी जो चॉइस को अपने में भी रख सकते हो, सेम जो भी 70-30 60-40 जो भी होगा उस हिसाब से रख के अपना जो है कैपिटल स्ट्रक्चर चूज कर सकते हो। तो ये थे आपके 14 पॉइंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।